जैसा कि देख रहे हैं आप, साइंस वन लाइनर पार्ट 2 का वीडियो है। बेशक एक वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन इसके सहारे हम और भी कुछ जहां आवश्यक हुआ कुछ चीज़ों का समझाने का प्रयास करेंगे। इस पहला देख रहे हैं, विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर, ओम, वोल्ट और कूलाम में से क्या है। जाहिर सी बात है एम्पियर है, लेकिन इसके सहारे और भी, ओम प्रतिरोध का मात्रक है, वोल्ट विभवांतर, ओम प्रतिरोध, वोल्ट विभवांतर, और कूलाम विद्युत आवेश का मात्रा है, कूलाम विद्युत आवेश का। इसके सहारे इन तीनों को भी समझेंगे आप। आगे देखते हैं, घरों में लगे बिजली के मोटर विद्युत के व्यय को किस में रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। KWH मतलब किलो वाट पर आवर, किलो वाट घंटा में ये इसको रिकॉर्ड करते हैं, जरूरी क्वेश्चन है। खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में मापते हैं, कुछ विशेष नहीं करना है, कैलोरी में खाद्य ऊर्जा को मापते हैं। जब किसी पिंड की गति को दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग दोगुना हो जाता है। पिंड की गति दोगुना करने से संवेग दोगुना ही होता है, ध्यान रखेंगे, ये नहीं कि 4 गुना होता है। आपको गतिज ऊर्जा की बात होती तो वो 4 गुना हो जाता है। लैंप की बत्ती में तेल का चढ़ता जो है, इसका कारण क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कैपिलरी क्रिया। कैपिलरी क्रिया का मतलब होता है जो केशिकत्व है वही, लेकिन केशिकत्व में ध्यान रखेंगे किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। केशिकत्व किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, इसमें 3-4 चीज़ें हैं। जैसे केश नली की त्रिज्या, केश नली की त्रिज्या जितना ज़्यादा कम होगी तरल ऊपर चढ़ेगा, और जितना ज़्यादा त्रिज्या होती जाएगी तरल और नीचे रहता जाएगा, मतलब उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। दूसरा, तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। प्रक्रिया में ऊपर चढ़ना तरल के घनत्व पर भी निर्भर करता है। अगर जो भी उसमें द्रव है उसका घनत्व ज़्यादा है तो इसका मतलब कि वो ज़्यादा ऊपर तक नहीं चढ़ेगा, अगर जितना कम घनत्व वाला है वो ऊपर तक चढ़ेगा। जी के मान पर भी निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण के मान पर भी निर्भर करता है। जहाँ गुरुत्वीय त्वरण है कम रहेगा, अगर जहाँ गुरुत्वीय त्वरण का मान नगण्य रहेगा, जिससे आप अंतरिक्ष में ले जाएंगे, अंतरिक्ष यान में ले जाएंगे, तो वहाँ पर जो है वह जितना लंबी नली रहेगी ऊपर के सिरे से वो तरल जो है निकलेगा। इसलिए ये कुछ प्रमुख चीज़ें थी जिस पर कैपिलरी क्रिया निर्भर करती है। आगे है श्यानता की इकाई। एसआई इकाई जो है पॉइज है, कोई विशेष नहीं। पवन वेग पृथ्वी का चक्रण, पृथ्वी का घूर्णन, दाब और प्रवणता और तापमान में से किसी समय। तो पवन का वेग जो है वो दाब प्रवणता से संबंधित है, विशेष कुछ नहीं है इसमें। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का भार वास्तविक भार से कम होता है, लिफ्ट होती है, त्वरण के साथ नीचे अगर आएगी, त्वरण के साथ त्वरित गति से अगर वो नीचे आ रही है तो भार कम नज़र आएगा। त्वरित गति से ऊपर जाएगी, भार बढ़ा हुआ नज़र आएगा। जब समान गति से ऊपर या समान गति से नीचे आएगी तो भार एक समान नज़र आएगा। और अगर डोरी टूट जाएगी तो भार आपका उसमें शून्य हो जाएगा, क्योंकि एक ही त्वरण के साथ वो भी नीचे आ रही होगी, आप भी नीचे आ रहे होंगे, इसलिए शून्य हो जाएगा। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसे वो सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। इसके अब क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं इसे। प्रिंसिपिया में गति के तीनों नियमों में से पहला नियम है। आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या प्राप्त होता है, नियत आयाम। मॉड्यूलेशन जो है वो 3 तरह का होता है। आवृत्ति मॉड्यूलेशन में नियत आयाम होता है, ये है आयाम मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन और कला मॉड्यूलेशन। 3 तरह का होता है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन दूसरे शब्दों में अगर कहें तो कम फ्रिक्वेंसी के सिग्नलों को अधिक फ्रिक्वेंसी के सिग्नलों में बदलने की प्रक्रिया है। एक तरह से 3 तरह का होता है, जिसे समझने आयाम निर्धारित होता है आवृत्ति पर और कला पर, फेज पर। आगे देखते हैं, जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तो उसको उतने ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक कितना होगा, मतलब ब्रेक बल कितना होगा। ये आप समझ सकते हैं 4 गुना होगा, क्योंकि अगर हाफ mv² पर ही देखें आप तो हाफ mv² में इसको आप स्क्वायर दोगुना कर दे रहे हैं तो 4 गुना गतिज ऊर्जा, गति दोगुना कर देने से गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुना हो जा रही है। इसलिए रोकने के लिए 4 गुने 6 गुने बल की आवश्यकता होगी। बल संवेग बल आघूर्ण संवेग के परिवर्तन की दर में से किसका बीमी सूत्र आवेग के सूत्र के समान है। संवेग का बीमी सूत्र आवेग के
के समान है, बीमी सूत्रों को समझाया गया था, आप उसमें से भी देख सकते हैं और कुछ अतिरिक्त भी इसके सहारे आपको याद करना चाहिए। आगे है आयतन, समय, वेग और बल में से कौन सा मूल परिमाण है। आप जानते हैं समय या काल, ये 7 मूल राशियों में से एक है, बाकी आयतन, वेग और बल 7 मूल में से नहीं है। आगे देखते हैं, यदि एक कोशिका के व्यास को चौगुना कर दिया जाए तो उसके भीतर के पानी का उठाव कितना होगा, आधा रह जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले आप देखे थे केस नली में, आप इस बात को समझे थे कि अगर ज़्यादा बढ़ा देंगे इसकी त्रिज्या तो जल का उठाव जो है वो कम हो जाएगा, उसी अनुपात में होता है, इसलिए आधा हो जाएगा। आगे देखते हैं, ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, लाभ या हानि। तो ऑक्सीकरण में आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और धनायन बनाता है, जैसे कि लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। अवकरण उसकी उल्टी प्रक्रिया है और दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं, जिसे आप रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नोबेल गैसों में किसी अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करते हैं, नोबेल गैसें क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप सभी नोबेल गैसों को देखें 6 हैं, तो आप हीलियम को छोड़ करके बाकी जो हैं उनमें 8 देखेंगे, तो हीलियम में 2 है और एक ही है, मतलब इसका मतलब वो भी हो कि उसका भी तो पूर्ण ही है। कह सकते हैं कि बाहरी कक्षा नोबेल गैसों की पूर्ण होती है, इसलिए वो क्रिया नहीं करती हैं। पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं, एथिलीन का। आप जानते हैं कि एसिटिलीन नाम की एक गैस होती है, एसिटिलीन, और इसका भी प्रयोग हम फलों को पकाने के लिए करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड से इसको बनाया जाता था, कैल्शियम कार्बाइड से इसको बनाया जाता था। इसका प्रयोग कुछ मानव शरीर पर बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम दे रहा है, इसलिए सरकार की पॉलिसी जो है एसिटिलीन के तरफ है कि एसिटिलीन जो है उसकी अपेक्षा सही है। आपने क्या समझा इसमें कि कैल्शियम कार्बाइड से एसिटिलीन बनाया जाता था, एसिटिलीन जो है ये या कैल्शियम कार्बाइड जो है मानव शरीर पर कुछ विपरीत असर डालता है, इसलिए एथिलीन का प्रयोग करें, उसकी अपेक्षा ये कुछ ठीक है, एथिलीन। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी के अंतर्गत करता है, विज्ञान की एक शाखा जिसके अंतर्गत जो है फलों का अध्ययन करते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, प्लीहा प्रभावित होता है, स्प्लीन, या इसी को आप तिल्ली भी कहते हैं, तिल्ली, स्प्लीन या प्लीहा एक ही चीज़ है। मलेरिया से अंग प्रभावित होता है, आरबीसी की संख्या घटती है। मलेरिया प्रोटोजुआ के कारण होने वाला रोग है, प्रोटोजुआ से होता है और प्रोटोजुआ से होता है तथा इसका प्रोटोजुआ का नाम जो है वो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम। ये मलेरिया संबंधी कुछ चीज़ें। आगे देखते हैं, रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है। रक्त कोश में रक्त जो है सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ मिलाकर के रखा जाता है। लगभग 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान रखा जाता है और हर जिले में रक्त कोष बनाया गया है। जो डोनर हैं उनके रक्त को इसी तरह से इसमें सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट मिला करके 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास के तापमान पर रखा जाता है। कई जैसे आजकल देख रहे हैं कि प्लाज्मा की भी चर्चा हो रही है, जो रक्त का तरल हिस्सा है प्लाज्मा, इसको भी डोनेट किया जाता है और कोविड-19 के दौर में प्लाज्मा काफ़ी चर्चा में था डोनेशन के कारण। आगे देखते हैं आप, प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है, सिद्ध करती है प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ जो तरंगे हैं वो माध्यम में लंबवत चलती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे माध्यम की लंबवत चलती हैं और ये प्रकाश तरंगे हैं जल के सतह पर भी देखी जाती हैं, माध्यम की आवश्यकता समानता नहीं होती है। और अनुदैर्ध्य जो तरंगे होती हैं वो संपीड़न और विरलन, मतलब ये समानांतर चलती हैं, तरंग की दिशा या तरंग के विपरीत दिशा में ये संपीड़न और विरलन के रूप में चलती हैं, जबकि ये श्रृंग और गर्त के रूप में चलती हैं। प्रकाश ये जो हैं ये ध्वनि तरंगे, इसका उदाहरण आप कह सकते हैं अनुदैर्ध्य तरंगों के लिए ध्वनि तरंगे। सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी। आप जानते हैं कि सूर्य के बाद अगर यहाँ पर आप सन कर दें तो बुध, फिर शुक्र, फिर ये पृथ्वी और पृथ्वी के बाद मंगल, फिर इसके बाद शनि, मंगल के बाद
बृहस्पति, माफ़ कीजिएगा, 5वें नंबर पर बृहस्पति, और इसके बाद फिर शनि, और फिर अरुण, तथा लास्ट में वरुण। जानते हैं 8 ग्रह हैं आपके वर्तमान में। मेंडल का नियम किससे संबंधित है? मेंडल का नियम आनुवंशिकता से संबंधित है। मेंडल के विषय में आप जानते हैं, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। इन्होंने मटर का पौधा चुना था, जिसका इनका प्रयोग आसानी से सफल रहा। स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। स्टील पर जिंक, स्टील या लोहे पर जिंक की जो परत चढ़ाई जाती है वो लोहे को जंग से बचाने के लिए होता है, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं इसको। और भी विधियां हैं, जैसे ग्रीस लगा करके, पेंट लगा करके, जिससे कि हम लोहे को जंग से बचाते हैं। जंग जो है एक, पीछे पढ़ रहे थे आप, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, उसमें जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है, और इसमें जो है गैल्वेनाइजेशन इसको करके बचाते हैं। सूक्ष्म कणों के किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को क्या कहते हैं? इसको आप फिर से देखते हैं। सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को क्या कहते हैं? ब्राउनिंग मूवमेंट या ब्राउनिंग गति कहते हैं। आप जानते हैं कि जब कोलाइड विलयन के कण, कोलाइड कण जिनकी आप जानते हैं 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 मीटर तक का आकार होता है, जब उसके छोटे छोटे कण बेतरतीब मूवमेंट करते हैं, आलपिन की नोक के भांति चमकते हैं, तो उसी को आप ब्राउनिंग मूवमेंट कहते हैं। विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें फोटोसोनिक्स, हम सब ध्यान रखें, फोटोसोनिक्स में पौधों पर ध्वनि का प्रभाव, पौधों पर पड़ने वाले जो ध्वनि का प्रभाव है उसका अध्ययन करते हैं। हमारे पौधों पर ध्वनि प्रदूषण का भी प्रभाव पड़ता है। केस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जा सकता है? केस्कोग्राफ, जैसा कि आप जानते हैं, केस्कोग्राफ का आविष्कार किया गया था जे.सी. बोस के द्वारा। जगदीश चंद्र बसु जो थे बंगाल के, उन्होंने इसके लिए दुनिया भर में नाम कमाया। उनका जो केस्कोग्राफ यंत्र था उसके द्वारा पौधों में वृद्धि की दर मापने के लिए बनाया गया था उनके द्वारा। उन्होंने ही पहले समझाया था कि पौधों में जीवन होता है, पौधों में जीवन पर्यंत वृद्धि भी होती है, जीवन पर्यंत पौधों में वृद्धि होती है। हमारी वृद्धि तो कुछ दिनों के बाद रुक जाती है, लेकिन पौधों में जीवन पर्यंत वृद्धि होती है, और इस तरह से उन्होंने दुनिया भर में ख्याति प्राप्त किया था इसके लिए। प्रोटीन किन से मिलकर बना होता है? कहते हैं प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल से बना होता है। हमारे शरीर में 22 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, ये एमिनो अम्ल 22 प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन प्रोटीन के निर्माण की जहाँ तक बात है तो 20 प्रकार के एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है हमारे शरीर में प्रोटीन के निर्माण में। 20 तरह का प्रोटीन भी पाया जाता है, 20 प्रकार के एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है, 22 तरह के ऐसे पाए जाते हैं। 20 प्रकार का प्रोटीन भी हमारे शरीर में पाया जाता है, जिसमें 10 का संश्लेषण हमारे शरीर के अंतर्गत हो जाता है, और बाकी 10 जो है ये हमें तमाम तरह के भोज्य पदार्थों से मिलते हैं। प्रोटीन आगे देखते हैं। विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय? विटामिन सी अम्लीय है, जानते हैं खट्टे फलों में हमें मिलता है, आंवला से लेकर के या इमली से लेकर के और भी चीज़ों में, संतरे, नींबू आदि में मिलता है। नींबू के परिवार के सभी सदस्यों में अच्छा खासा विटामिन सी पाया जाता है और ये अम्लीय होता है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं? अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था गैल्वेनाइजेशन, वो एक दूसरी बात थी। लोहे पर जंग रोकने के लिए गैल्वेनाइजेशन करते हैं, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर, वो भी बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। ये शब्द रहेगा या नहीं रहेगा कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला इस पर। गैल्वेनोमीटर से आप क्षणिक आवेश मापते हैं, 10 के पावर -6 एम्पियर तक का आवेश आप इससे मापते हैं। तो थोड़ा डिफरेंस है इसमें। किसी सेल को खुला चवक्र मतलब ओपन सर्किट, इस बात को ध्यान रखना, ओपन सर्किट पर कब कहा जाता है? कोई भी सेल ओपन सर्किट पर कहा जाता है जब उससे कोई विद्युत धारा न ली जा रही हो। जब सेल से कोई विद्युत धारा न ली जा रही हो तो उसे ओपन सर्किट पर कहते हैं। शंट का स्थायी रूप में उपयोग किस यंत्र में किया जाता है? अमीटर में किया जाता है। शंट जैसा कि आप जानते हैं विद्युत परिपथ में लगाए जाने वाली एक युक्ति है। शंट विद्युत परिपथ में लगाए जाने वाली एक युक्ति है, और गैल्वेनोमीटर के कॉइल के समानांतर इसको लगा करके अमीटर में बदल सकते हैं। जैसा कि गैल्वेनोमीटर पीछे ही पढ़ रहे थे, ये गैल्वेनोमीटर के कॉइल के समानांतर शंट को लगा करके उसको आप अमीटर में बदल सकते हैं, अमीटर में उपयोग कर सकते हैं।
पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है। आप जानते हैं पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था और इनके साथ क्यूरी दंपति का भी योगदान था। 1932 में खोज किया गया था। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, बल्कि क्यूरी दंपति को भी इनके साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है या एंटीकण है और इसकी खोज एंडरसन उनके साथ क्यूरी दंपति का सहयोग था, 32 में किया गया था। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के समान होगा, लेकिन एंटीकण है चूंकि, इसलिए इसका आवेश जो है उसके उल्टा होगा, मतलब प्रोटॉन के समान इसका आवेश होगा। जरूरी क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाला अमेरिकी वैज्ञानिक कौन था? लाइटनिंग कंडक्टर का मतलब तड़ित चालक, इस बात को ध्यान रखेंगे। तड़ित चालक जो है इसका आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। आप भवन आदि पर ऊंचे ऊंचे चिमनी पर आप देखते हैं तड़ित चालक लगाया गया होता है, जो कि हमें आकाशीय बिजली से बचाता है और उस बड़े आवेश को पृथ्वी तक खींच लाने में सफल होता है, जिससे हमारे मकान या चिमनी को नुकसान नहीं होता।